सुनो गपशप, सुनो गपशप, के नाव में नदी डूब चली। जॉयफ उर्दू एक बाइलिंगुअल इदारा है जो उर्दू ज़ुबान के फ़रोग के लिए काम कर रहा है. वेलकम टू today's session, Suno Gupshup with Salima Hashmi and Arshad Mahmood. We will talk in general about their own experiences with language transmission and specifically about the use of language, the use of music and rhyme, and the inherent musicality of language. प्रोफेसर सलीमा हाशमी तदरीस और फ़नून लतीफ़ा की दुनिया का एक मारूफ नाम है. आप एक मुसव्विर भी हैं और उस्ताद की हैसियत से एक अरसे तक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और फिर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहीं. अरशद महमूद साहब सफ़े अव्वल के मौसीक़ार हैं और उनकी बनाई हुई लाजवाल धुनें हमेशा से बच्चों, बूढ़ों, सबके दिलों को छूती आ रही हैं. अरशद साहब आजकल नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डायरेक्टर भी हैं. तो सबसे पहले मैं मैम हाशमी से शुरू करूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम. थैंक यू फॉर बेयरिंग विद अस एंड फाइनली बीइंग एबल टू लॉग इन. बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, आपका शुक्रिया. वो फनी खराबी सारी मेरे तरफ की थी, आपकी नहीं थी. फनी खराबी वो तो यू कैन कम टू द इंटरनेट एज या पीटीवी के जमाने, लेकिन फनी खराबी अभी भी जारी है. अभी भी जारी है. तो मैं सबसे पहले गोइंग टू पीटीवी से बात चलती है, तो मैं सबसे पहले तो मैम हाशमी आपसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे ये सवाल पूछूंगी कि आपका जो ये सच कप और अक्कड़ बक्कड़ वगैरह ये प्रोग्राम्स थे, इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर हमारे साथ शेयर कर लें. वालिद मेरे उस जमाने में जेल चले गए थे. जब वो वक्त आता है जब बच्चा जो होता है ना, वो सोचता है कि भी इस ज़बान की किताब पढ़े या उस ज़बान की. तो ये मेरी वालदा थी जो कि अंग्रेज़ थी, नेम थी, और उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि भी ये ना हो कि ज़बान से दोस्ती जो है वो इन दिनों को, क्योंकि वालिद घर पे नहीं है, तो उसमें कोई कमी बेशी हो जाए. तो उन्होंने, हमारे अब्बा के एक थे मुरीद ही थे, निज़ाम साहब जो दफ्तर में काम करते थे, उनको कहा कि भाई ये बच्ची जो है इसकी जो उर्दू से उसका तारुफ है वो तुमने कराना. और उनने छूटते ही मुझे डिप्टी नज़ीर अहमद और फिर जितने भी प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, कृष्ण चंद्र और मुंशी प्रेमचंद और वगैरह वगैरह, और मेरी उम्र सिर्फ कोई 9 साल 10 साल की थी, लेकिन उन्होंने ये काम जो था उस पर इतना जोर दिया कि मेरे ख्याल में अभी तक मुझ पे वो असर बाकी है. हालांकि उसके बाद तो ज़बान ही दूसरी पकड़ ली, यानी मुसव्वरी की. आपने अक्कड़ बक्कड़ और सचगा पटाल मटोल का जिक्र किया, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि इनमें सबसे ज़्यादा जिस प्रोग्राम में मज़ा आया वो अक्कड़ बक्कड़ था, जो कि बच्चों का प्रोग्राम था. क्योंकि जब हमें कहा गया, जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आई और थोड़ी सी छूट मिली कि हम जैसों को भी पीटीवी जो है थोड़ा वक्त देगा, तो शुएब हाशमी से असलम अज़हर ने पूछा, बिल्कुल जो आपका जी चाहे, किस तरह का प्रोग्राम आप करना चाहे, क्या करना चाहते. तो उन्होंने कहा मैं बच्चों का प्रोग्राम करना चाहता हूँ. और इसीलिए उन्होंने ऐसे नौजवान लोग ढूंढे जो कि कहीं कहीं उनको नजर आए कि भाई उनकी ज़ेरे असर हो सकते हैं. उनमें जरासीम थे, उनमें एक अरशद महमूद भी थे. मैं एनसीए में पढ़ाती थी, वहाँ पे फारूक कैसर थे, नैरा नूर थी. इस तरह के लोग थे जिनको हम घेर के ले आए. और इत्तेफाक से समीना अहमद भी जो थी, वो नई नई टीवी पर उन्होंने शुरू किया था. तो ये चीज़ें जो थी कुछ ऐसी मिलजुल गई कि साइकिल चलाते हुए एक दिन इरफान खूसट आ गए. पीटीवी जो उस ज़माने में एक गराज में होता था, एक ही कमरा होता था, वहाँ पे चलता था प्रोग्राम. सो हमारे लिए मेरे ख्याल शाहिद तूसी थे जो कि अरशद के दोस्त थे, और वो बाजा बजाते थे, अरशद गिटार बजाता था, धुनें बनती थी. मेरे ख्याल में ये चीज़ें इस तरह से शुरू हुई. एक फिर बदी का आलम था और हर एक को छूट थी कि जो दिल में आए उस पर बात करो और फिर उसको हम किसी ना किसी तरह से बच्चों की ज़बान में अदा कर देंगे. तो इस तरह से अक्कड़ बक्कड़ शुरू हुआ. मैं ख्याल में अरशद को मुझसे ज़्यादा बेहतर याद है कि हमने कितने मज़े लिए. फारूक कैसर से गाने लिखवाए, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अजीम शायर बच्चों का
जो कि हमारी गिरफ्त में आ गए। एक तो हमारे अब्बा के बहुत दोस्त थे, उस्ताद थे, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब। और मेरे ख्याल में अगर बच्चों की तरबियत इस किताब से हो सकती है तो इससे बेहतर तरबियत कोई नहीं है। बाकी सब चीज़ें बाद में, इसमें आपको फ़लसफ़ा भी मिलेगा, इसमें आपको मौसीकी भी मिलेगी, इसमें लफ्ज़ मिलेंगे, इसमें वो सब किस्म के जज्बात हैं जिनसे बच्चे गुजरते हैं, वो झुंझुलाहट मिलेगी और वो एक पागलपन मिलेगा जो कि बचपन का हिस्सा होता है। सो मेरे ख्याल में कौन ये कह सकता है कि चीचू चीचू चार चार घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया, से हर बच्चा जो है फैसिनेट होता है ना। अरशद आपका क्या? वो दिन बहुत अच्छे दिन थे। आप अपने आप को अनम्यूट कर ले मेरे ख्याल में। हाँ, मैं वही कह रहा था कि इस किताब का दिबाचा भी इतना खूबसूरत लिखा है, वो बुखारी साहब ने लिखा हुआ है। और उन्होंने इसमें कहा है कि भाई ये तो चीज, लोग कहते हैं कि जी हमें अपना बचपन याद नहीं, लेकिन मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ सूफी साहब ने अपना बचपन भुलाया नहीं। और जो जिस तरीके से उन्होंने ये चीजें लिखती हैं, और वाकई मैं आज भी अपने पोते पे को भी ये झूलने सुनाता हूँ तो वो उतना ही खुश होता है कि एक था लड़का टोट बटोट, नाम था उसका मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। तो ये ऐसी चीजें हैं जो फौरन, मसलन अभी एक जो फेवरेट तरीन जो इसमें है, अच्छा गिनती भी उसने इससे सीखी। फिर एक अक्कड़ बक्कड़ में हमने गाना गिनती का बनाया था और वो हाशमी साहब ने खुद ही गाया था, शुएब साहब ने। तो उससे इतना लोगों, यानी जो हमारे घर के बच्चे उस वक्त, मेरे भांजे अब तो खैर वो बड़े बड़े हो गए, क्योंकि मैं खुद भी उस वक्त मैं 21 साल का था जब ये अक्कड़ बक्कड़ शुरू हुआ। तो उससे काफी, यानी जो बच्चे गिनते थे 1 2 3 5 7 बीच में डिजिट मिस करते थे, जब वो ये अक्कड़ बक्कड़ वाला गिनती का गाना, क्योंकि तकरीबन हर प्रोग्राम में आता था ये, कि वो रिपीट होता था, तो वो जिसको धुन याद, सुनाओ वो था कि प्लीज मुझे, मैं याद करने दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसकी फिर वेरिएशंस हम करते रहते थे। अच्छा, वो जितने भी मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा एक भांजा था, वो उसकी माँ उससे पूछ रही थी, मतलब मेरी बहन उससे कह रही थी मुझे गिनती सुना, तो वो बीच में कुछ डिजिट मिस कर रहा था, तो मैंने गिटार उसको बताया नहीं, मैंने सिर्फ गिटार पे डंग 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 डंग, तो उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसका वो यानी पूरा हो गया वो सर्कल। अभी आजकल मेरा जो पोता है वो इसी किताब से जो आपने देखी झूलने, उसमें इतनी एक फैबुलस नज्म है, और मुझे बड़ा दुख होता है कि हम, मुझे अक्कड़ बक्कड़ के जमाने में क्यों हमने इसको कंपोज नहीं किया। वो है कि मुर्गे मैंने अंडा दिया। ये मेरी फेवरेट भी है। कि मुर्गे मैंने अंडा दिया, मुर्गी तूने खूब किया, अंडे मेरे चंगे हैं, पाँव मेरे नंगे हैं, की बातें करती हो, अंडे बेचो जूते लो। ये ये इतनी, यानी और ये मेरा जो पोता है वो इस पे खिलखिला के हंसता है कि उसको लगता है कि बहुत ही बेवकूफ ये मुर्गी है कि जिसको इतना नहीं पता कि वो अंडे बेचे और फिर जूते खरीद ले, भाई इसमें क्या। तो इसी तरह फिर जिससे मैं समझता हूँ कि जो मैं, क्योंकि वहाँ नेपा में हमें वो कोर्स भी डेवलप वो था, मतलब कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज गुफ्तगू करते हैं, तो उनको ठहराव देने के लिए मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई नज्म नहीं होगी। और ये मैं ख़ास तौर पे उनसे कहता हूँ कि अपनी डिक्शन और जो हमारी उर्दू ज़बान है उसमें जितने भी उसके मखारिज हैं, मुश्किल लफ्ज़ों के, जैसे रे है या डाल है, तो ये इसका बहुत ख्याल रखते थे। टोट बटोट का नाम रखा ही टोट बटोट इसलिए था कि ये एक ऐसा है कि ना अंग्रेजी में है वो टे उस तरह की, यानी टी और टे का बहुत फर्क है,
प्रोनाउंसिएशन का, तो लिहाजा वो ऐसे लफ्ज रखते थे सूफी साहब बीच में कि जो हमारी जबान में यानी वो है, मतलब एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। आजकल मेरी कुटी कर रही है और उसको इतना मजा आता है, जब चोंच की बारी आती है तो मैं उसको इशारा करके एक की चोंच और एक की दुम, पीछे से वो हाथ करती, और वो बार बार ये पढ़ती है, और वो भी बोल भी नहीं सकती, उसको भी बोलना भी नहीं आता, लेकिन रिदम जो है और इसका जो लफ्जों का चुनाव इस तरह का है कि आहिस्ता 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 उसे पता चल गया कि भी कहाँ पे उसने क्या इशारा करना है अपने जिस्म के साथ। तो ये एक और चीज है कि उसका लफ्जों का सिर्फ मौसीकी का इसमें आंसर नहीं है, बल्कि ये है कि जिस्म की जो हरकत है वो भी किस तरह से आप इसके साथ इनके साथ जोड़ सकते हो। और मुझे बहुत इस बात से तकलीफ हुई है कि जो नया निसाब निकला है पाकिस्तान में, उसमें कहीं दूर दूर से इस किस्म के जो उस्ताद हैं उनका जिक्र नहीं है। और मेरे ख्याल में कि उर्दू शुरू करने की जो मेरे ख्याल में जो तरीका है वो वाया सूफी तबस्सुम हो तो क्या बात। और इसमें देखिए एक भी है कि बच्चों को किस तरह से एक उनकी जो तखय्युल है उसमें जब मतलब जब वो कहते हैं कि एक निराला शहर, शहर के अंदर नहर, नहर के बीच में आग, आग में काला नाग, नाग के ऊपर पेड़, पेड़ के नीचे भेड़, भेड़ के सर पर मोर, मोर मचाए शोर। अब बच्चा जो है उसके तसव्वुर में ये कितनी बहुत सी चीजें आ गई और इनका लॉजिक से कोई ताल्लुक, इनका तखय्युल के साथ, इनका एक बच्चे के जहन को खोलने और मुमकिन जो कुछ चीज मुमकिन हो सकती है उसकी तरफ इशारा करना। इसके लिए आपका सिर्फ आपको जहन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैम हाशमी, ये तो बहुत से जो सोशियो लिंग्विस्ट हैं और लैंग्वेज एक्विजिशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने जो स्टडीज़ की हैं उनमें भी यही उनको जो रिजल्ट्स आए हैं वो यही कि जो बच्चे एक तो ये कि बाइलिंगुअलिज्म आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती है, बट ये कि जब आप म्यूजिक और मौसीकी और इस तरह से कहानियाँ और उनके इमेजिनेशन को जब आप के साथ खेलते हैं बच्चों के, तो उनकी क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि जी उसमें एक नहर, फिर नहर पे नाग, आई मीन एकदम से मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन गई। और ये भी सोचे ना, इसमें इन छोटी छोटी नज़में हैं, उनमें कितने मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, कितनी मसलन एक है सुरैया की गुड़िया, वो मुझे हमेशा याद रहती है इसलिए क्योंकि मेरे पास भी एक गुड़िया थी, और ये जब मैं सुनती कि सुरैया की गुड़िया नहाने लगी डूब जाने लगी, बड़ी मुश्किलों से बचाया उसे, किनारे पे मैं खींच लाया उसे। आई मीन इसमें कितने मजे के रिश्ते हैं कि भाई एक खतरा, फिर उसमें से खतरे से किस तरह से आपने उसको बचाया। और उनकी बेटी, 2 बेटियां भी थी, मतलब 3 बेटियां थी वैसे, अज़रा भी थी और सुरैया भी थी, और दोनों उनकी नज़मों में नजर आती हैं और बड़ा लुत्फ आता है। तो अरशद साहब, आप कब ये आपने उस वक्त तो इसको कंपोज नहीं किया, लेकिन आप अब कर सकते हैं? नहीं, वो यकीनन, क्योंकि अभी मैंने ये जो क्योंकि अभी तो लॉकडाउन था तो मैंने एक ये भी इसका वो बना लिया, बेसिक म्यूजिक तो बना लिया है, लेकिन एक और था वो मैं क्योंकि अब ट्राई करता हूँ अपने पोते पे, तो वो रोज स्टूडियो बैठ के अपनी ही आवाज में वो गाना रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर उसको जाके घर सुनाता हूँ। तो अब उसके पास कोई 4, 5, 6 गाने वो है। एक जो और मैंने झूले में से किया है वो है 1, 2, 3, 4 आओ मिलकर बैठे यार, 5, 6, 7 सुनो हमारी बात, 8, 9, 10 बात हमारी बस। अच्छा, ये मैं उसे कहता हूँ कि जब तुम ये कोविड में अपना हाथ धो रहे होते हो तो ये पूरा गाना तुम अगर गा लो तो बिल्कुल 22 सेकंड में खत्म हो जाता है।
तो वो जब बच्चा वो धोता है अपने हाथ तो साथ कहता है 1 2 3 4 आओ मिलकर बैठे यार, 5 6 7 8 सुनो हमारी बात, 8 9 10 बात हमारी बस। तो ये 22 सेकंड में पूरा हो जाता है। तो वो ये पढ़ता रहता है और हाथ भी धोता है। तो खैर एनी हाउ वो ये भी है। फिर अच्छा मजे की बात ये है कि हमने कुछ ध्यान दिया नहीं, बड़े जो हमारे अदब में और शख्सियात जैसे रईस फरोख साहिब दीवान मतलब माने में वो शायर थे, उन्होंने बहुत मजे मजे के गीत लिखे हैं और वो भी टेलीविजन के गीत। यहाँ से जो बच्चों के प्रोग्राम होते थे वो उसमें वो लिखते थे और जाहिर है कि ये वो लोग थे। सूफी साहब का तो लिखा हुआ हम इस्तेमाल को बहुत पहले लिखा गया था, तो इन लोगों ने तो उस जमाने में लिखा और फिर जाहिर है उसकी यानी क्लिफ्टन यहाँ है कराची में, उसके बारे में एक नज्म लिखी और कायदन के बाजार के बारे में लिखी, फिर मजे की भी लिखी जो मेरे बड़े दिल के करीब हैं। रईस फरोख साहब की है बच्चों की नज्म कि कोई ऐसे हंसे कोई वैसे हंसे, हंसने वाले की मर्जी है जैसे हंसे। तो इतनी ये मजे की है। और वो ये मैंने जब बनाया तो इसमें हमने बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत हम हंसे जोर जोर से पीछे, यानी जो इसमें कोई इंटरल्यूड म्यूजिक नहीं है तो रिदम में हम हंसे। तो वो एक और वो आइडिया भी वहां से आया कि जी एक टॉय होता था जिसको लाफिंग बॉक्स कहते थे, जो बिला वजह बस हंसना ही शुरू कर देता था, उसको आप ऑन करते थे। तो वो इसमें इस गाने में हमने वही चीज इस्तेमाल की। और मैंने वो देखा है कि वो जब भी किसी बच्चे को आप सुना दे, अभी भी मेरा पोता है वो ये सुनता है गाना तो वो हंसना ही शुरू हो जाता है और लेट जाता है जमीन पे और हंसता है वो बहुत जोर जोर से। फिर इस तरह गुलाम अब्बास साहब ने कुछ अरसे एक फूल एक मैगजीन होता था बच्चों के लिए, तो उसमें वो कभी कभी अब गुलाम अब्बास साहब का जो है मशहूरी जो है वो है अफसाना निगार बहुत जबरदस्त थे और उसी वजह से लोग जानते भी हैं। अच्छा अब उस जमाने में वो ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, तो किसी ने कहा उनको आके कि भाई वो एक सफा खाली है, तो वो कहता है चलो वो कर दो, कहती 3 सफे और चले जाए, कहता है यार आगे मैगजीन बहुत छोटा हो गया, चलो इस सफे के लिए मैं कुछ लिख देता हूँ। तो एक इतनी मजे की नज्म है गुलाम अब्बास साहब की बच्चों के लिए कि नन्हा सा मुन्ना नन्हे से हाथ सैर को निकला माँ के साथ, मेवे लेना चाहे तमाम मुट्ठी में आए एक बादाम। I mean, what a sweet lesson. Sweet. और इससे ज्यादा यानी क्या प्रोग्रेसिव कोई बात आप बच्चों को बता सकेंगे कि मेवे लेना चाहे तमाम मुट्ठी में एक बादाम। एक सूफी साहब की वो भी है कि मुन्ने की माँ ने अंडा उबाला, याद है, हंडिया में डाला, 2 मिनट गुजरे, ढकना उठाया, अंडा न पाया, चमचा था टेढ़ा, ओंधी थी थाली, हंडिया थी खाली, किस्मत थी खोटी, रूखी थी रोटी, घर में किसी ने रोटी ना खाई, मुन्ने के अंडे तेरी दुहाई, मुन्ने की खाला, मुन्ने की अम्मा, मुन्ने के भाई, जी भर कर रोए, भूखे ही सोए। क्या दुख मेरी दास्तान है एक अंडे की ना होने की वजह से। लेकिन इसमें एक हल्का सा इशारा है कि मुश्किल चीजें भी होती हैं, मुश्किल वक्त भी होते हैं। जी। और तो मेरे ख्याल में कि ये जो हकीकत के करीब एक हंसाने वाला, प्यार करने वाला शख्स जो है, जो ये सब लिख रहा है, तो जितने भी रिश्ते हैं घर में और बाहर की हकीकत के साथ, वो इतनी सादगी से समो जाते हैं, ये पढ़ते पढ़ते बच्चे के जहन में समा जाते। क्या मेरे ख्याल में कि इससे बेहतर सीखने का तरीका कोई हो नहीं सकता। और अशु, तुमने तो इतनी बहुत से मजे की जो रिवायती गाने हैं, मुझे ये आगे दिन में याद कर रही थी कि तुमने उसे नैरा से गवाया था वो बीबी मेंढकीरी। हाँ जी हाँ। हाँ। और वो हमारे बच्चों ने भी
भी सुना जी और जी उसके जी बाद फिर पोते ने भी सुना तो भी, और ये एक रिवायती गाना है, तो रिवायती गीत है, बहुत नहीं नहीं, बहुत उसमें बेशुमार के जी, तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दाना, चल रही हवा मेरी तख्ती सुखाना, मतलब इस तरह की हमने चीजें, फिर कोकला छुपाती जुम्मे रात आई है रे, जो हमारी सकाफत यानी बहुत अरसे से वो ये इस तरह ओरल के गीत, ट्रेडिशन। जी जी, तो वो हमने काफी उसमें इस्तेमाल किए। फिर एक खालिद महमूद का गाना इतना खूबसूरत था, जो बहुत ही अच्छा नैरा ने गाया भी उसको, कि बादल से पानी बनता है, बादल मी बरसाता है, और बरसकर खेतों में ये फसलें खूब उगाता है, फूल पे जो शबनम है बच्चों, पानी का एक कतरा है, कतरा कतरा जमा करे तो उससे दरिया बनता है। ये इतनी, मैं उससे खालिद से पूछता हूँ अब भी कि भाई तूने कैसे ये, क्योंकि वो हुमैर हाशमी साहब के शागिर्द थे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में थे हमारे साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उसने फिर यहाँ आके मजीद और भी काफी प्रोग्राम, बिकॉज देन ही जॉइंड पाकिस्तान टेलीविजन, बच्चों के बहुत अच्छे प्रोग्राम उसने कराची स्टेशन से किए। और ये एक बड़ी जरूरी चीज है। आम तौर पे मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा अब बोल रहा हूँ, मैं इसके बाद खामोश हो जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि लोगों को इफादियत जो है वो नजर नहीं आती उर्दू सीखने में। तो ये चीज जो है, ये घरों में पेरेंट्स ही ये चीज कर सकते हैं कि वो ये करें। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि अब मुझे एक दफा पेरेंट टीचर मीटिंग में कहा था, मेरी बच्चियां दोनों बहुत छोटी थी, तो एक पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे वो बुला के उन्होंने कहा कि जी इनकी अंग्रेजी ठीक है, लेकिन आप इनसे घर पे अंग्रेजी में बात किया करें। तो मैंने उस स्कूल से अपने बच्चे उठा लिए थे, मैंने कहा भाई जो आपका काम है वो आप करें, मतलब हम तो वही वैसे ही बात करेंगे इनसे जैसे जैसे घर में हम बात करते हैं। तो ये जो एक सिंड्रोम हो गया है कि जी एक ही जबान सिर्फ बच्चे को आए, उससे बहुत कमी रह जाती है मैं समझता हूँ बच्चों में। दूसरा ये है कि जो समझता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये साइंस की जबान नहीं है या ये मॉडर्न जबान नहीं है, जो भी उर्दू के बारे में लोग जैसे भी इसको देखते हैं या इसकी अफादियत के बारे में गुफ्तगू करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो जितने भी कुछ उर्दू में लिखा गया, चाहे वो ड्रामे की शक्ल हो, शायरी हो या प्रोज हो, वो सब इंसानी एहसासात और जज्बात के बारे में लिखा गया। हमारे एक दोस्त है मोहम्मद नासिर, वो बहुत यानी हमारे दोस्त हैं, तो मैं इसलिए इस रियायत से ये कह रहा हूँ, शायर हैं, और हम उनसे लड़ते भी थे, भी ये क्या मिसरा तुमने लिख दिया, कुछ और लिखो। ये इसलिए इनका नाम मशहूर हुआ, वो आलमगीर के जो हिट गाने थे कि ये तेरा नाम और ये शाम और तेरा नाम दोनों तेरा कितने नाम, मिलते, बिल्कुल जी। वो उनका एक शेर मैं जरूरी कोट करता हूँ। वो ये कि बहुत ही उम्दा शेर है, वो ये है कि रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा है। अच्छा, अब ये छांव का जो तस्वुर है ये हम ही लोगों को पता है, यानी जहाँ जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसको छांव का अब कनेडियन को आप क्या छांव के बारे में बताएंगे, वो क्या समझेगा कि छांव क्या चीज होती है। तो इसमें जो भी शायरी है उसमें जो फलसफा है, जो उसमें इंफॉर्मेशन है, उसका हमारे इलाके से बहुत गहरा ताल्लुक है। और अगर आप उर्दू को बंद कर देंगे तो वो सारा तजर्बा जो आपके पुरखों का है, जो पहले से जमाना 1000 साल से इस इलाके में रह रहा है, कि मैं अभी वो खत पढ़ रहा था, उसमें खसरा निकले बच्चे को, तो वो गालिब ने नुस्खा लिख के भेजा कि भाई ये इसको खिलाओ, और फिर खत आया उसका कि वो अब सेहतमंद हो गया। कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई तुमने, अब वो तुम्हारा बच्चा जो है वो ठीक हो गया है, और जो मैंने तुम्हें दवा भेजी थी, तो ये एलोपैथी और उससे बहुत पहले मतलब एक सिविलाइजेशन तो थी, यानी कुछ ना कुछ तो यहाँ था, वो सारा इस जबान ने अपने अंदर कैद कर रखा है। तो वो पूरा खजाना आपका वर्षा जो है वो समझे उसको एक पूरी जिंदगी का लॉक लग जाएगा अगर आपने बच्चों को उर्दू ना सिखाई, क्योंकि वो सब कुछ आप पढ़ेंगे
تو آپ کو ان کے تجربات یا ان کی یعنی تقریباً ہر موضوع پہ غالب نے کچھ نہ کچھ کہا ہوا ہے. یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. یہ اس سے بڑی تقویت ملتی ہے کہ وہ شخص جو بالکل غم اور اندوہ میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کو بڑی تقویت ملتی ہے. یہ اس بات پہ بھی منحصر ہے کہ آپ کو استاد کیسا ملتا ہے. بالکل. کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ اردو پڑھاتے ہیں اور جو نصاب ہے اس میں بچہ جو ہے پڑھنے سے کتراتا ہے اور دور بھاگتا ہے، کیونکہ اس میں اس کی دلچسپی کی چیز وہ رہی نہیں ہے. اور جو پڑھانے والا ہے غالباً اس کی بھی دلچسپی ویسی نہیں ہے، جیسی کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ویسی نہیں ہے. اچھا اردو کا استاد جو ہے وہ بالکل ایک نایاب چیز بن گئی ہے. اور لہٰذا وہ جو ایک لطف جو تھا جو ہم نے اکڑ بکڑ کے ذریعے پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ یہی تھی کہ ہنستے کھیلتے مزہ لیتے ہوئے آپ لفظوں کو توڑ کے ناپ کے اچھال کے سمجھ کے لڑیوں کی طرح پرو دیں. وہ جو زبان کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہ آپ کو جو لوگ پڑھانے والے ہیں لگتا ہے کہ وہ اسے وہ بالکل ہی انہوں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی ہے، وہ کری لطف نہیں ہے. جب بچے کے لیے آپ وہ پیدا نہیں کریں گے تو بچہ بھی جو ہے وہ اس زبان سے دور بھاگے گا. انگریزی تو میں دیکھیں تو اس میں بچوں کے لیے بہت کچھ ہے کھیلنے سننے مزہ لینے کے لیے. ہمارے یہاں بہت کمی ہے، اور اسی لیے ہم نے وہ کوشش اکڑ بکڑ میں اسی لیے کی تھی. جب بالکل we could have done any program تو شعیب نے کہا نہیں میں بچوں کا پروگرام کرنا چاہتا ہوں. اگر میں یاد ہے کہ فاروق قیصر کی جو کہانیاں تھیں، کیونکہ ہر دفعہ ایک لفظ لے کے ایک الف بے کی کہانی تے کی کہانی، اور سب سے مزے کی وہ تھی گاف کی کہانی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہ جی گلگشت خان گویا راگ گٹار پر راگ راگیشری گاتا ہوا جا رہا تھا جنگل میں، مطلب گاف کا وہ. ابھی پچھلے دنوں ایک عام طور پہ جس طرح ہمارے بلوچ دوست جو ہیں یا پٹھان جو ہیں وہ فے کو پے کہتے ہیں، تو یعنی ریاض صاحب کی ڈکشن کی کلاس میں ایک تھا لڑکا تو وہ آفتاب کو آفتاب کہہ رہا تھا، تو ریاض صاحب نے اسے کلاس سے نکال دیا، اسے کہا جاؤ ف ف ف ف کی پریکٹس کرو. تو ف ف ف ف ف ف کی وہ پریکٹس کر رہا تھا. تو میں نے اسے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا ہاں نہیں اب تو تیرا صحیح ف نکل رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اگلے دن کیا تو پھر تھا، تو وہ میں نے کہا بھی آج کیوں تمہیں نکال دیا؟ انہوں نے کہا جی وہ جب میں ویسے تو ف ف صحیح کہہ لیتا ہوں، جب وہ روانی سے کہتا ہوں تو وہ یعنی فیر نہیں، پھر وہ آفتاب ہی نکلتا ہے آفتاب کی بجائے. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک جملہ لکھ دیتا ہوں، اور وہ فاروق قیصر کا جملہ تھا فے کی کہانی کا. اچھا وہ اس کو لکھ کے دیا، اس نے پڑھا تو اس نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا سر یہ پتہ نہیں میں کہہ سکوں گا. میں نے کہا کوشش کر، اگر یہ کہہ لیا تو کامیاب ہو جائے گا. اچھا وہ بالکل صحیح، اب ہمارے پلیز میں بھی آتا ہے وہ، اب کاش اس کا نام ہے، بالکل صحیح اس کی زبان فے وغیرہ سب صحیح ہو گیا. تو اب بلکہ پڑھاتا بھی ہے وہاں نیپا میں وہ. تو وہ جملہ تھا کہ ایک فتنہ فقیر فٹ بال کی فیکٹری میں فی سبیل اللہ کام کرتا تھا. تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اب یہ ہماری جوانی کی چیز تھی، میرے ذہن میں آ گئی، میں نے اس کو ابھی لکھ کے دی. میں نے کہا بھائی اگر تم اپنے آپ کو کچھ کر سکو اس سے، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی لرنڈ اردو بڑا مزے سے ہم نے سیکھی ہے، بہت انجوائے کر کے سیکھی ہے. اور there is a lot of joy in learning اردو. بڑی مزے کی چیزیں ہیں اس میں. آپ امتیاز علی تاج کے چچا چھکن کی کہانیاں ہی اتنی مزے کی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جی وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ تصویر ٹانگنی ہے. وہ اتنا اچھا طاہر نے اس کو وہ لکھا ہے. میں ایک چیز ارشد صاحب یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ وہ لینگویج جو ہے ان کی، حالانکہ وہ
थोड़ी सी एडवांस है, लिटिल बिट मोर देन व्हाट किड्स आर यूज्ड टू राइट नाउ, लेकिन फिर भी हमने डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा से यहाँ लाहौर में अपने जॉय ऑफ उर्दू रीडिंग ग्रुप में उन्होंने उसको पढ़ा, जब यही चाचा चक्कर ने तस्वीर टांगी और आई थिंक लगाई और केले खरीदे, ये 2 कहानियां, तो बच्चे पहले तो बैठे और दे वर वेरी रिलक्टेंट, और पेरेंट्स उनको खींच के लेके आए थे कि नहीं ये स्टोरी टेलिंग सेशन जॉय ऑफ उर्दू का सुनो, बट when she finished they were laughing loudly and she said एक और सुनेंगे आप, तो सबने चीख के और जोरों से कहा तालियां बजाते हुए कि नहीं नहीं एक और कहानी सुनाइए। तो ये मुझे ये चीज याद आई, और ये मेरे ख्याल में हमारे किसी सोशल मीडिया, हमारे यूट्यूब पर है ये अवेलेबल है, फेसबुक के वीडियोस में इम्तियाज अली ताज की ये डॉक्टर आरफा का सेशन अवेलेबल है। आपसे फिर मैं एक सवाल मैम हाशमी आपसे ये करूंगी, वो ये कि आपने अपने घर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, जब बच्चे छोटे थे तो हमारे घर में समा जो था वो कुछ ऐसा था कि जिस तरह से घर, टीवी स्टूडियो, और जहां हम दो इदारे थे जहां हम पढ़ाते थे, गवर्नमेंट कॉलेज और एनसीए, तो ये हमारा महवर होता था। और यहाँ से बच्चे भी खाना बदोशों की तरह हमारे साथ पीटीवी चले गए, वहाँ से कभी एक बच्चा जो है वो जीसी चला गया, कभी एनसीए चला गया, कभी दादी के पास, कभी नानी के पास। हम खुशकिस्मत थे कि नानी भी और दादी भी वो ज़्यादा दूर नहीं थी, तो और दिलचस्पी इसलिए रही क्योंकि मौसीकी साथ थी, तो उनके लिए ये दिलचस्प चीज़ थी कि हम कहते थे खामोश रहो, कमरे में अब नैरा की रिकॉर्डिंग हो रही है। और यकीन माने मेरा बेटा यहाँ से 2 साल का था, वो मेरी गोद में बैठा होता था और ऊपर हमारे कमरे में नैरा नूर की रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, और अरशद, और तीन सिर्फ वो होते थे इंस्ट्रूमेंट्स, एक अरशद के पास, एक शायद तुसी के पास, और एक इलियास, और इस तरह से वो सारे गाने रिकॉर्ड हुए थे। और हर हफ्ते कोई ना कोई शोशा छूट जाता था। मसलन इन लोगों ने एक बड़े मज़े का गाना बनाया था, रावलपिंडी से आई रेल, याद है अरशद? और नाम है उसका खैबर मेल। और उसमें वो हमने घर पे रिकॉर्ड किया था पूरा वो गाना, और बीच बीच में हमने आवाज़ें लगाई थी कि जो होते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे बेचने वाले होते हैं, मुझे याद है कि उसमें मेरी भी आवाज़ है, पता नहीं मैं क्या बेच रही थी, और सब हम आवाज़ें लगाए थे, जो खांचे वाले होते हैं उनकी आवाज़ें। तो हमने बड़े मज़े से ये प्रोग्राम किए। कभी ये नहीं महसूस हुआ कि हम कोई सरकारी काम कर रहे हैं या उस हवाले से। जो साउंड इफेक्ट भी मुंह से दे रहे थे ट्रेन का, और उसका रुकने का, वो ब्रेक लगाने का, ऐसे करके कि वो अब खड़ी होगी, फिर वो आवाज़ें लगती थी, फिर वो चलती थी, और वगैरह वगैरह। So, मेरे ख्याल में लाइफ एंड आर्ट जो है ना, ये एक दूसरे में बुने हुए थे, ताना बाना थे, एक दूसरे से जुदा नहीं थे। गालिबन वो ज़माना भी था कि सिर्फ एक ही आपके पास चैनल था, तो आप पता नहीं हम लोग अंधों में काना राजा थे कि नहीं, लेकिन बहरहाल लोगों के पास कोई ख़ास चॉइस भी नहीं थी, उनको ज़बरदस्ती शाम को बैठ के तो प्रोग्राम देखने पड़ते थे। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में They are still classic. उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी आप आजकल की स्पेशल इफेक्ट से हालांकि नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन they still hold the attention because वो उसका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि at the end of the day content is all that matters. आप उसको जितना भी ग्लिट्सी कर दें, बच्चे फिर भी वो देखते हैं। मैं आपसे जो सवाल दूसरा पूछना चाह रही थी, ये तो हो गया आपके बच्चों का हाल जो मेरी जनरेशन थी। What about the ग्रैंड चिल्ड्रन, जो कि मेरे बेटे की जनरेशन है, जो कि हम सबका एक मसला बना हुआ है और जिसकी वजह से जॉय ऑफ उर्दू हमने शुरू किया? नहीं, बिल्कुल सही है, वो छोटों के लिए एक मसला है, और उसमें यही है कि ख़ास उम्र पे जाके उर्दू छूट जाती है। वो उम्र है जब स्कूल जो है वो गालिब आ जाता है और कहा जाता है कि भाई जो निसाब है उसकी तरफ तवज्जो दो।
اور میرے خیال میں کہ پھر جو ایک مزہ ہے ان چیزوں کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ مزہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہوا کیا ہے, پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت حد تک ٹیکنالوجی کو انہوں نے اتنا زیادہ اپنایا ہے, چونکہ وہاں پہ سے زبان جو ہے وہ غائب ہے, تو پھر اس وجہ سے وہ ایک کمی ہو جاتی ہے. مجھے جس چیز کا بہت دکھ ہے ارشد, اور شاید تم اس سے اتفاق کرو, کہ ہمارے چینلز نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا ہے بچوں کے پروگرام سے. کسی زمانے تک آپ کو 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک کوئی نہ کوئی بچوں کے پروگرام اردو میں, اور دوسرے جو صوبے ہیں ان میں ان کی زبانوں میں بچوں کے پروگرام ہوتے تھے. اور اب مجھے نہیں نظر آتا کہ جو ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں انہوں نے کسی حد تک بھی یہ ذمہ داری قبول نہیں کی, اور یہ میرے خیال میں اس کی معافی نہیں دی جا سکتی. کیونکہ اگر واز سب کر رہے ہیں کہ جی گمراہ ہو گئی نوجوان نسل, فلاں ہو گیا, یہ ہو, لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو آپ کیجئے, لیکن وہ نہیں ہوا, اور اس کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں. اور اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی سیاست سب کچھ ہوتی. اس میں سوچنے کی بات ہے, کیونکہ میں کوئی بہت پتے کی بات نہیں کر رہی. میرے خیال میں بہت سارے ماں باپ ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے, اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کریں تو کیا کریں. جو لوگ ملک سے باہر ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ جتن کرتے ہیں, یہ بھی یہ بات صحیح ہے آپ کی. آپ نے جو کہا, ہم نے ویسے ایک باقاعدہ اب چلڈرن تھیٹر جو ہے وہ نیپا میں شروع کر دیا ہوا ہے, اور آپ یقین کیجئے اتنے بچے آتے ہیں میم, مطلب اور مزید بات ہے کہ کوئی بھی ایک بھی شو جو ہے وہ لاس میں نہیں گیا, جبکہ بڑوں کے لیے جتنے ہم نے ڈرامے کیے ہیں سب لاس میں جاتے ہیں, یعنی خرچہ ہمارا زیادہ ہوتا ہے اور ٹکٹ کم بکتے ہیں. اور بچے کیونکہ وہ ہے نہیں, ہم اب یہ بیچ میں کووڈ کا شروع ہو گیا, نہیں تو اس وقت ہمارا چلڈرن فیسٹیول ہو رہا ہوتا. تو یہ انیشیٹو ہے, اور میں تو اس وقت کیونکہ امید تو کوئی نہیں ہے ان چینل سے, کیونکہ ان سے ہمارا تو انٹریکشن رہتا ہی ہے جتنے بھی مالکان ہیں چینل چلانے والے, تو ان کے بارے میں تو وہ غالب والا شعر بالکل صادق آتا ہے کہ گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو, کہے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کر ہو. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہمیں خود ہی کر لینا چاہیے. تو جہاں جس چیز, اور خاص طور پہ گھروں میں بچوں کو ضرور لے کے بیٹھیں, اور یہ بہت ہی نصاب بھی جو ہے وہ میم سلیمہ نے بتائی دیا آپ کو, نصاب جھولنے ہیں, اور وہ نظمیں ان کو یاد ہو جائیں گی تو کچھ انٹرسٹ ان کا رہے گا. کیونکہ یہ ہم نے بچپن میں پڑھی بھی تھی, تو ہمیں تھوڑا سا اردو کی شاعری کے اوزان کا بھی سمجھ آئی کہ ایک شعر کو پڑھنا کیسے ہے. آج ہمارے سب اسکولوں میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھا ہوں, جونیئر ماڈل اسکول میں پڑھا ہوں, تو وہاں پہ ہر جمعے کو ہمیں کوئی نہ کوئی پرفارمنس کرنی ہوتی تھی, اور ایک بزم ادب ہوتی تھی, اور جس میں ہمیں یہ صوفی صاحب کی نظمیں ہم نے یاد کی ہوئی تھی, کچھ ڈرامے تھے وہ ہم انیکٹ کرتے تھے. تو کچھ نہ کچھ ہم سٹیج پہ ہر ہفتے ہمیں کرنا ہی ہوتا تھا. تو اس لیے یہ کام کیونکہ اسکولوں میں بھی نہیں اب ہو رہا, تو یہ ہمیں گھروں پہ تو کرنا ہی چاہیے. کوئی ایسا وقت کر لیں, مطلب پہلے ویکینڈز پہ کر لیں, پھر اس کو تھوڑا بڑھا دیں, کسی اور دن بھی کر لیں بیچ میں. تو 2-3 دن بھی آپ بچوں کو اگر آدھا گھنٹہ انگیج کر لیں گے تو میرے خیال میں اس سے کافی حالات بہتر ہوں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن بچوں کے ماں باپ یہ تھوڑا سا وقت دھیان دے دیں گے اس وقت اپنے بچوں پر, ان کے بچے آگے جا کے بہت بہتر ہوں گے باقی اور بچوں سے. ارشد صاحب, آپ سے ایک سب سے پہلے تو یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ بچوں کے تھیٹر پروڈکشنز کر رہے ہیں. 2 سوال ہیں, دونوں روس سے جڑے ہوئے ہیں, اور میڈم ہاشمی بیٹھی ہیں, اور فیض صاحب کی تو کنیکشن ہمیں
پتہ ہے تو since we were speaking to her تو through out مجھے اپنا ماسکو کا ٹائم یاد آتا رہا. اور اب آپ نے یہ جو بات کہی ہے, میرا بیٹا 4-5 سال کا تھا تو وہاں پہ بچوں کا ایک تھیٹر تھا جو کہ بہت بڑی بلڈنگ تھی, اور میں اصل میں اس کا آرکیٹیکچر دیکھنا چاہتی تھی. تو میں نے کہا چلو اسی بہانے اپنے بیٹے کو میں وزٹ آف آز, شاید انہوں نے اس کی پروڈکشن تھی رشین میں, تو اس پہ لے جاتی ہوں. اب ایک بچہ ہے جس کو روسی نہیں آتی اور اس کو میں لے گئی ہوں, چھوٹا سا بچہ ہے, گود میں بٹھایا اس کو, لیکن وہ 1 سیکنڈ کے لیے he didn't lose attention. وہ اس نے ساری, اس کو سمجھ صحیح نہیں آ رہی تھی لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت تو میں تو خیر اس بروٹلسٹ آرکیٹیکچر کو اپریشیٹ کرنے آئی تھی, اور میں نے کہا چلو یہ بھی دیکھ لیں گے. میں نے اپریشیٹ کیا کہ کس طرح سے وہ بچوں کو کے اندر یہ ایک لینگویج کی اپریسیشن اور آرٹ کی اپریسیشن لے کے آ رہے تھے. اور لینگویج ایکوزیشن بھی اسی طرح سے ہوتی ہے, جب آپ نئے الفاظ دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایکشن جڑا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ وہ اس طرح سے آپ زبان سیکھتے ہیں. And now I'll come to that question again related to Russian Tchaikovsky, کہ چائکوفسکی کی ایک تھی The Garland Waltz, اور ڈزنی نے اس کو سلیپنگ بیوٹی میں یوز کیا تھا اس ٹیون کو, I know you, I danced with you once upon a dream. اور مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی, بچپن میں وہ کیسٹس تھیں ڈزنی کی, وہ میں نے سنی تھی اور اس کے بعد مووی دیکھی. And then I went to Tchaikovsky's estate and it was playing. And I said, hey, یہ تو ڈزنی کا گانا ہے. تو مجھے for some reason I had never heard the Garland Waltz, اور مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا. And then تھوڑی سی جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پہلے بھی معیاری موسیقی کمپوزیشن اس پہ بیس کرتے تھے بچوں کے لیے بھی, کیونکہ بچوں کے جو ایئرز گیٹ ٹیونڈ ٹو میوزک. تو آپ نے جو بات کی کہ فاروق قیصر کا جو انہوں نے کیا کہ راگ, which one was you saying that he was راگ پہ بیس تھا؟ جی راگیشوری وہ بیس تھا. گاف کی کہانی تھی تو اس میں زیادہ لفظ جو ہے وہ گاف کے تھے. کہ گلگشت خان, کسی جنگل میں ایک گویا گلگشت خان راگ گٹار پر راگیشری گاتا ہوا جا رہا تھا. پھر میں اس کا ساؤنڈ ایفیکٹ میں نے کیونکہ کیا تھا تو میں وہ دانی سا گا ما دانی دا ساتھ گٹار بجا رہا تھا, تو وہ میں نے راگیشری کے سر اس میں گائے. نہیں, اس کا یہ جو آپ نے بات کی, ایک تو یہ کہ والٹ ڈزنی نے بہت زبردست کریڈٹ چائکوفسکی کو دیا تھا سلیپنگ بیوٹی کے, یعنی ہر وہ اس میں جو اسٹیج پہ بھی انہوں نے کیا, اس کے بکلیٹ میں بھی مینشن تھا. اچھا ہم زیادہ تر ہم تو چھوٹے تھے, بکلیٹ کون پڑھتا تھا؟ ہاں, وہ کریڈٹس وغیرہ دیکھتے نہیں تھے. فلم میں بھی انہوں نے اس کو دیا ہے کریڈٹ یقیناً. لیکن میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک طرز بنائی, جھوم رہے ہاتھی جھوم. یعنی میڈم بھی وہاں ہوں گے کہ نہیں, لیکن فیض صاحب بھی تھے اور ماما بھی تھیں. تو میں سنائی جس وقت, تو فیض صاحب نے ایسے ہی کہا کہ بھائی اٹس ٹو گڈ فار چلڈرن. تو ماما نے کہا نتھنگ کین بی ٹو گڈ فار چلڈرن. تو وہ شاید وہ میزو کیونکہ پروڈیوسر تھیں تو وہ شاید اس کو ریجیکٹ کر دیتی, لیکن جب ماما نے بہت زوردار طریقے سے کہا کہ نہیں یہ بہترین ہے, تو وہ بہاگ میں تھی, بہاگ راگ میں. Can you sing a little? جھوم رے ہاتھی جھوم میرے مکھنا ہاتھی جھوم جھوم رے ہاتھی جھوم. یہ اس طرح تھی وہ. اب مجھے باقی تو یاد نہیں, لیکن یہ مجھے واقعہ بہت یاد ہے. تو میں بڑا ماما سے شکریہ ادا کیا تھا, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ کئی دفعہ ہماری طرزیں ریجیکٹ بھی ہوتی تھی کہ کوئی ایسی بنائی تو کہتے ارے یہ تو کسی انڈین گانے سے مل رہی ہے, نہیں کچھ اور سوچو بھائی. اچھا نہیں یہ صحیح نہیں, یہ راگ ہی تم نے نہیں صحیح چنا, کوئی اور راگ سوچو. مطلب یہ نہیں تھا کہ جو ہم بنا دیتے تھے وہ سب وہ ہو جاتا تھا. ہماری بڑا یہ ہوتا تھا کہ جی جو محنت ہے وہ کچھ ایسے کی جائے کہ جی وہ چیز ریجیکٹ نہ ہو, نہیں تو پھر وقت کا ضیاع. کیونکہ ہر ہفتے 2 یا 3 چیزیں بنانا یہ بھی ایک بڑا لرننگ کرو تھا میرے لیے خاص طور پہ, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی نے مجھے وہ بنایا ہے کمپوزر. بیکاز میں شاید مجھے آتا نہیں تھا اتنا کام, کہ وہ جو ہر ہفتے 2 گانے بنانے پڑتے تھے,
तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ता था, एक बड़ा प्रेशर होता था, और ये कई साल जारी रहा। और आप देख लें कि ये डेवलपमेंट, इस तरह की डेवलपमेंट जो है, ये मैडम, ये आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये सरकारी इदारे ही करते थे, यानी ये रेडियो टेलीविजन वाले ही करते थे, ये कोई बाहर से कोई आके किसी ने नहीं किया, सरकार ने ही हमें डेवलप किया है। और भी मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो मौसीकी की तरवीज रेडियो पाकिस्तान, उससे पहले ऑल इंडिया रेडियो, लेकिन मौसीकी की तरवीज रेडियो पाकिस्तान ने की, जो कि तरवीज फिर बाद में पीटीवी ने की। आई मीन ये अलग बात है कि 1977 में एक बिल्कुल फुल स्टॉप हो गया, और उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हुआ कि कोई चीज़ जिसका एक क्लासिकी मौसीकी से कोई ताल्लुक हो या सूबाई मौसीकी से भी ताल्लुक हो, उसको उसी किस्म की जो है पेट्रनेज, उसी किस्म की जो कि उससे पहले के दिनों में मिलती रही। और बड़ा दुख हुआ था। आई मीन रोशन आरा बेगम जैसे लोग जो थे वो छोड़ के और जाके चली गई थी वो लाला मूसा अपनी भैंसों का ख्याल करने। तो जी बिल्कुल। और ये लेकिन ये जरूर है कि उससे पहले एक पॉलिसी के तौर पे लोगों को वक्त भी मिलता था, पैसे बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं होते थे, लेकिन आपको पता था कि लोग, आपके पास एक ऑडियंस है, वो ऑडियंस है, और वो पेशावर में भी है, वो ड्रामे भी सुन रहे हैं, वो मौसीकी भी सुन रहे हैं, और वो कराची में भी हैं, वो लालू खेत में भी हैं, और वो गुलबर्ग में भी हैं। तो मेरे ख्याल में कि वो एक अपनाइयत थी जो कि मुल्क के हर कोने की वजह से, क्योंकि आपके पास एक कैप्टिव ऑडियंस होती थी, जो आपके पास अब नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त जिस किस्म की शगाफ पड़ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी, आपकी जो समझ में, उसकी वजह यही है कि कोई एक तरीका नहीं है कि एक तख्लीकी तौर से आप अच्छी चीज़ें सुने और अच्छी चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट मिले, उसकी तरवीज हो। और बिल्कुल जब सही कह रहे हो, सरकारी इदारे थे उस जमाने में, वही, क्योंकि ये वाली अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी सरकार की तरफ से, वो आज पे जो शख्स म्यूजिक कर रहा है 21 साल 22 साल का, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हमारे मुल्क में, जिसका मुझे बहुत दुख है। तो मैं उन सब से, क्योंकि वो मिलते रहते हैं मुझसे, और मुझे ये भी याद है कि हमें रिहर्सल रूम नहीं मिला करते थे। मैं और नईरा बाजा उठा के हम घूम रहे होते थे, एक में खलील साहब बैठे हुए फरीदा खानम के साथ कर रहे हैं, फिर मास्टर मंजूर है, मियाँ शहरियार हैं, ये सब लाहौर स्टेशन से कर रहे थे। जब मैं कराची आ गया तो यहाँ भी यही था कि जी लाल मोहम्मद इकबाल थे, करीम शहाबुद्दीन थे, नियाज अहमद थे, मुजाहिद हुसैन थे, सुहेल राना थे, यानी हमारे पास रिहर्सल रूम नहीं हुआ करते थे, और वीकली यानी इतने सारे प्रोग्राम जो हैं बनते थे। मैं EMI में काम करता था, आप यकीन करें हर महीने तकरीबन 15 या 20 नए एल्बम निकलते थे। अब ये नहीं कि सारे EMI वाले करते थे, इसमें रेडियो की भी कंट्रीब्यूशन होती थी, इसमें फिल्मों की भी कंट्रीब्यूशन होती थी, तो हमें म्यूजिशियंस मिलते नहीं थे। अच्छा, इस दफा हमने यहाँ एक फंड बनाया है कि जो म्यूजिशियंस हैं जिनके पास काम नहीं है, उनकी किस तरह हम हेल्प करें। यानी एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। उस वक्त बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे जिनके घरों के खर्चे चल रहे थे, मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन काम मिलता था, थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे एक शरीफ आदमी जिसने अपनी ख्वाहिशात बहुत बढ़ाई ना हो, उसका गुजारा हो जाता था। ये अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं है, इसका मुझे बड़ा दुख होता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जी ये वाला जो इकोसिस्टम था हमारे कल्चर का, वो दोबारा रिवाइव हो, और किसी तरीके से कोई काम होना शुरू हो, और लोग टिकट खरीद के पैसे देखें, ये पैसे दे के हमारा ड्रामा वगैरह देखें। और लेकिन इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों ने हमारे हाउस फुल किए, थिएटर की लाइनें लगी होती है जब वो होता है, और हम रखते भी वो हैं, दिन के शोज रखते हैं,
रात के नहीं रखते ताकि वो अपने स्कूल टाइम में ही आ जाए और वहीं से वो बसें उनको लेके चली जाए। और लाहौर में भी याद है कि अलहमरा में जो पपेट थिएटर चलता था, ये जो बच्चों के लिए ड्रामे चलते थे, हमेशा भरे हुए होते थे हॉल। और बल्कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो अब्बा ने बच्चों के लिए ड्रामे भी लिखे और वो हमने पपेट्स के जरिए हमने वो अलहमरा पपेट थिएटर में वो दिखाए भी बच्चों को। और लोग कहते हैं कि भी फैसा अपने बच्चों के लिए भी, जी बिल्कुल वो हमने किए थे। एक तो मुझे अभी तक याद है वो एक बस का टिकट या ट्रेन का टिकट, एक उनका एक ड्रामा था बच्चों का, वो हमने फिर पपेट्स के जरिए किया। तो मेरे ख्याल में एक सब लोग जो थे उनको कहा जाता था कि भैया बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ लिखे। और बच्चों के प्रोग्राम जो थे रेडियो पाकिस्तान के, वो इतने मकबूल थे, इतवार की सुबह को होते थे और नेशन वाइड उनको एक ऑडियंस मिलती थी और आपा शमीम होती थी, ये अभी तक याद है। सो आई थिंक कि वो एक वाकई वो एक कल्चर था जिसमें आप बच्चों से मुखातिब होते थे और बहुत एक सीरियसली मुखातिब होते थे, क्योंकि आपको मालूम था कि ये लाजमी है। उस तरबियत और उस तालीम के बिना आप नहीं बना सकते शहरी जिनको सुनने की आदत ना हो। एक ये भी बहुत मसला है कि सुनने की आदत करीबन ख़त्म हो चुकी है। वो उसका जो इसकी जो सबूत है वो हर शाम को बदले खास्ता आप जब टीवी के आगे बैठते हैं तो अब इस बात का एहसास होता है कि एक दूसरे की सुनने की जो हिम्मत है और वो है ही नहीं, वो गायब हो गई है। और तो मेरे ख्याल में कि ये एक चीज़ है जो कि शुरू से ही, चाहे बच्चों को मौसीकी सुनवाएं, चाहे कहानी सुनवाएं, चाहे नज़म सुनवाएं, एक सुनने की आदत, फोकस करने की जो आदत है, वो भी कुछ लाजमी ही है। और सुनाने वाला और सुनने वाला के जो आपस में जो रिश्ता बनता है वो बहुत अहम है। और मैं एक आखिरी चीज सूफी चचा की सुनाना चाहती हूँ। प्लीज। उस नज़म का उन्वान है पते की बात, जो कि बहुत मुख्तसर है, मगर मेरे ख्याल में उसमें उससे ज्यादा पते की बात कोई हो नहीं सकती। आओ आओ तुम्हें सुनाएं यारो एक पते की बात, रात ना हो तो होगा दिन, दिन ना हो तो होगी रात। खत्म। मैम हाशमी, थैंक यू सो मच। अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास चंद मिनट और हैं, आपका हमने बहुत वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और जितने भी सामीन देख रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वी हैव सम कमेंट्स एंड क्वेश्चंस इफ यू हैव अ फ्यू मिनट्स। जरूर जी। तो मेरी आवाज ज़मीन, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बताइए। जी, मेरा नाम अलीम ज़ुबैर है। बड़ी खुशकिस्मती है और मेरा आज के एजेंडे में बोलना शामिल नहीं था, लेकिन मैं इस आदत को नहीं खोना चाहता था कि सलीमा हाशमी साहब और अरशद महमूद साहब मौजूद हों, मैं प्रोग्राम का हिस्सा ना बनूं। तो मैं तो खुद एक छोटी सी गुजारिश करूंगा अरशद साहब से, लेकिन उससे पहले हमारे पास, मैं देख रहा था सोशल मीडिया को, पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, न सिर्फ बड़े देख रहे हैं बल्कि बच्चे भी देख रहे हैं। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट अरशद साहब यूँ था कि खातून है फातिमा, वो कहने लगी कि मेरे 6 साला और 10 साला बच्चे साथ बैठे हैं और उन्होंने जूं ही स्क्रीन को देखा उन्होंने कहा ये तो चौधरी साहब हैं। तो जो आज के बच्चे हैं वो भी आपको उस नज़र से देखते हैं और पहचानते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। उसके अलावा जो एक कमेंट मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, बहुत से लोगों ने कहा कि चूंकि टीवी के ऊपर ये कमी को पूरा नहीं किया जा रहा, तो यूट्यूब के ज़रिए काविशें की जा सकती हैं उस कमी को पूरा करने की। हम लोग भी उसमें हिस्सा डालते हैं और बहुत से लोग जो कि इस फील्ड में काम करते हैं वो यकीनन उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त यूँ है कि अरशद साहब को मैंने जो सुना है, इनसे ये कहना कि कुछ गाइए या कुछ गुनगुनाइए, ये बड़ी गुस्ताखी होती है, वो मानते नहीं है। आज भी उन्होंने कुछ तो सुना दिया, लेकिन उसका गुर मैं सीख चुका हूँ कि उनसे ये कहा जाए कि आप तर्ज सुना दीजिए कि क्या थी।
تو جو ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے, جو عنوان ہے سنو گپ شپ, تو وہ جو نظم ہے اگر وہ آپ اس کی طرز سنا دیجئے تو بڑی عنایت ہوگی. ہاں یہ well آپ done علیم. وہ یہ کہیں انہوں نے وہ دیکھ لیا ہے میرا پروگرام. میں سب یہی کہتا ہوں کہ اگر مجھے خود گانا آتا تو میں نیرا اور ٹینا کی منتیں کیوں کرتا, تو ان کے نخرے میں کیوں اٹھاتا. تو مجھے گانا نہیں آتا تو لہٰذا میں طرز سنا سکتا ہوں, گانا نہیں سنا سکتا. تو وہ تو بڑی بھائی ابھی پچھلے دنوں ہی مجھے وہ میم سلیمہ نے بھیجی ہے ایک وہی سنو گپ شپ, جو کیونکہ ایک خبر نامہ ہوتا تھا ہمارا, اس کے ساتھ یہ چلتا تھا, اور امیزنگلی اسٹل ریلیونٹ. وہ کراچی کے بارے میں. تو وہ ہے کہ سنو گپ شپ سنو گپ شپ کہ ناؤ میں ندی ڈوب چلی, ناؤ میں ندی ڈوب چلی, سنو گپ شپ. بلی کو سمجھانے آئے چوہے کئی ہزار, بلی نے ایک بات نہ مانی تو بیزارو زار. سنو گپ شپ سنو گپ شپ کہ ناؤ میں ندی ڈوب چلی. اور جس طرح سے چھوٹی چھوٹی نظمیں میڈم سلیمہ بھی سنا رہی تھی, ایک چھوٹی سی نظم وہی 4 چھوٹے سے مصرے, بچوں کو اینٹی وائلنس درس دیا جا رہا ہے کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. اب یہ چھوٹی سی نظم جو ہے, اور یہ بچوں کو ازبر ہے, یاد ہے, یہ اینٹی وائلنس پیغام ہے اس میں, بچوں کو لڑنے سے بہت بڑی دیکھیے سمجھا جائے تو یعنی لڑنے کے بعد آپ کھوتے ہی ہیں, کچھ پاتے نہیں ہیں. لڑنے سے پہلے آپ کو یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ کچھ پا لیں گے. یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں. جیسے وہ غلام عباس کی تھی کہ جی مٹھی میں آئے ایک بادام, مطلب دل تو چاہتا ہے سب کچھ ہی آپ کا ہو, لیکن آپ کو اتنے چاہیے نہیں ہوتے پیسے. ایک سوال ارشد صاحب, یہ عائشہ صاحبہ نے سوال کیا, انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا آپ کا, اور اس سے پہلے بڑے بڑے لکھنے والے تھے ان کے نام آپ لوگوں نے لیے. ان کا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ آج کل لکھنے والے موجود ہیں بچوں کے لیے, وہ کچھ آپ لوگ چونکہ کام کر رہے ہیں نیپا میں بھی اور ادروائز, تو کیا کمی ہے یا نئے لکھنے والے ہیں بچوں کے لیے؟ دیکھیں لکھنے والے تو ایسا اس طرح نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا. اب ہم مجبور کر رہے ہیں لکھنے والوں کو کہ جی آپ بچوں کے لیے لکھیں. میں نے کچھ گیت لکھوائے, بلکہ ایک ہیں ہمارے دوست جو بہت ہی اچھا انہوں نے کہ وہ ایک چڑیلوں کا ایک چڑیلیں آ جاتی ہیں کچھ, اور وہ کچھ کام بچوں سے غلط کروا رہی ہیں. تو وہ ہیں کہ ہم ہیں چڑیلے ایک دو بات ہماری مان لو. یعنی اس میں یہ سبق ہے کہ جی صرف چڑیلیں ہی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہماری بات مان لو, کیونکہ اگر وہ نہ ہو چڑیلیں تو وہ کیوں کہیں ہماری بات مان لو, وہ تو ہماری بات مانے پھر. تو وہ کہانی اس طرح, تو وہ بڑا اچھا گیت انہوں نے لکھا ہے, اور وہ ایک ڈرامے کی شکل میں کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اگر مومنٹم پکڑے گا تو پھر ضرور لکھنے والے اس پر دھیان دیں گے, کیونکہ آگے لوگ لکھتے ہی تھے کیونکہ اپرچونٹی تھی ٹیلی ویژن میں. یعنی 5 اسٹیشن سے جو تھے ٹیلی ویژن کے, اس میں بچوں کا ایک پروگرام وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے. یعنی 7 دن ایک شروع کا سلاٹ جو تھا وہ بچوں کا ہوتا تھا, تو اس میں ان کو گانا بھی سکھایا جاتا تھا جیسے سہیل رانا سکھاتے تھے, اور بڑے مزے کی چیزیں انہوں نے کی. اس کے بھی لکھنے والے تھے لوگ. پھر فاروق قیصر بہت اچھا لکھ رہے تھے اس پروگرام کے لیے. فاروق قیصر بنیادی طور پہ تو ڈیزائنر تھے, مطلب پپٹ بنانے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا. تو لیکن ان کا ذہن اس طرف بھی چل پڑا, اور ایسی اچھی انہوں نے شاعری پھر کی, اور
کافی یعنی وہ کام ملنے پہ, اپرچونٹی ملنے پہ آپ اپنی انرجیز جو ہے اس طرف, تو مجھے اس سے وہ نہیں ہے کوئی خوف یا یہ کوئی ایسی پریشانی نہیں کی بات نہیں ہے کہ نئے لکھنے والے نہیں ملیں گے, ضرور ملیں گے اگر آپ کچھ کام کرنا شروع کریں. میم ہاشمی, فاروق قیصر صاحب NCA سے تھے شاید. بالکل بالکل, ٹیکسٹائل ڈیزائنر تھے. اور پھر چونکہ وہ جب کالج میں کوئی فنکشن ہوتا تھا تو وہ اسکٹس پیش کیا کرتے تھے, اور سو میں نے نوٹ کیا. اور پھر جب ہم مکڑ وکڑ شروع کرنے لگے تو میں نے اس کو, ایک اور اسٹوڈنٹ ہوتا تھا جس کا بڑا دوست ہوتا تھا شاہد ندیم, ان دونوں کو پکڑا اور کہا کہ بھی تم پپٹس بنا لو گے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ کیا چیز ہوتی ہے پپٹس, تو ہم بنا لیں گے. تو پھر میں ان کو لے گئی, ان کو کچھ فلمیں بھی دکھائیں. اور خود چونکہ مجھے بہت شروع سے بچپن سے میری نانی نے ایکچولی میرے لیے پہلے پپٹس بنائے تھے, اور پھر میری اماں نے, اور پھر ایکچولی اینا مولکا احمد نے پپٹس بنائے تھے, جن کے لیے ہم نے الحمرا پپٹ تھیٹر جب شروع کیا تھا 59 میں, جب میرے ابا وہاں پہ تھے, تو 3 سال ہم نے چھوٹا سا پپٹ تھیٹر چلایا. اور اس میں میری نانی کے بنائے ہوئے پپٹس بھی تھے, اینا مولکا احمد کے بنائے ہوئے پپٹس بھی تھے, میری اماں کے بنائے ہوئے بھی تھے. تو وہ پھر میں نے کچھ تصویریں بھی دکھائیں, اور پھر وہ کچھ اس طرح سے جو دا چلڈرنز ورک شاپ کی کچھ تصویریں تھیں, فلمیں تھیں. تو ایک دن فاروق قیصر ہمارے گھر آ گئے اور ایک کمرے میں ان کو ہم نے بند کر دیا. انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے مٹیریلز چاہیے, اور پہلے بازار کا چکر لگایا اور وہ واپس آئے. اور اس کے بعد پھر پہلا پپٹ مگے کے, پلاسٹک کے مگے کے اوپر بنا. اور اس کے بعد پھر بھی بطخ بنی جو کہ دونوں نے مل کے بنائی, جس کے بیچ میں فاروق قیصر بیچ میں گھستا تھا, اور اس کی آواز شعیب ہاشمی کی تھی. اور جو چھوٹا پپٹ تھا جس کا نام چچاول خان تھا, اس کی آواز جو تھی عرفان کھوسٹ کی تھی. اور چچاول خان اور سمینہ احمد, وہ دونوں اکٹھے, دونوں کے آپس میں گفتگو ہوتی تھی اور ایک ہلکی سی فلرٹیشن ہوتی تھی چچاول خان میں اور سمینہ احمد میں. چاول خان یہ بچوں کا پروگرام تھا, لیکن میرے خیال میں بڑے اسی لیے لطف اٹھاتے تھے اس سے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں اس مزاح میں جو کہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے تھی. تو اس میں اکڑ بکڑ میں NCA کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. نیرا بھی وہیں سے آئی, گورنمنٹ کالج کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, ارشد اور پورن کا گروپ وہاں سے آیا. اور جتنے بھی باقی بھی جو تھے آرٹسٹ چھوٹے بڑے, ایک بھالو بھی تھا جو کہ شاعر تھا جس کے بیچ میں شاہد ندیم تھا, اور اس کا بڑا, وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی حسب حال کوئی شعر کہتا تھا, اور وہ شعر جو تھے وہ فاروق قیصر لکھتے تھے. اور اس میں ایک مجھے یاد ہے جس میں وہ شعر جو تھا وہی تھا کہ 71 72 73 74 75 76 77 78, واہ 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 جی, واہ 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 واہ. تو اس طرح کی شاعری جو تھی بھالو میاں کیا کرتے تھے. بہت اچھا تھا شعر, وہ تھا کہ فقیرہ فقیری دور ہے, ہاں بالکل, جتنی کہ لمبی کھجور ہے, چڑھ گئے تو بیڑا پار ہے, ڈھیپے تو چکنا چور ہے. تو وہ یہ بڑی مزے کی چیزیں وہ لکھتا تھا فاروق. تو میں ایک چیز ویسے کہتی چلوں سب لوگوں کو کہ فیض گھر جو ہے وہ ایک ویکلی ایک پروگرام ارشد محمود صاحب کے ساتھ, ویسے تو بہت سے ان کے اچھے پروگرام ہیں, لیکن ارشد محمود صاحب کے ساتھ ان کے چند نشستیں آلریڈی ہو چکی ہیں آن ہاؤ ٹو کمپوز میوزک. اور ان کی آئی تھنک تھرسڈے کی شام کو فیض گھر میں ایک اور آپ کی سٹنگ ہوگی اباؤٹ میوزک اینڈ کمپوزیشن. تو جن لوگوں نے اور کچھ سوال کرنے ہیں اور یہ والی باتیں میوزیکل سننی ہے تو وہ ضرور وہ دیکھیے. ایک اور کویسچن آ رہا ہے کہ اسٹوڈیو جبلی پروڈکشنز پروو دیٹ سینسٹیو ورک ڈن فار چلڈرن ہیو این انٹرنیشنل مارکیٹ, وائی کانٹ وی میک تھنگز لائک دیٹ. آئی تھنک یہ بات تو ویسے یہی آپ کہہ رہے تھے. یہ موقع کی بات ہے ابھی بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ PTV تقریباً 10 بردار ہو گیا ہے.
प्रोग्रामिंग से, बच्चों की प्रोग्रामिंग से। मेरे ख्याल में कि पीटीवी ही वो वाहिद चैनल है, क्योंकि अलीम साहब ने कहा कि भाई यूट्यूब है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि पीटीवी के होते हुए उसकी मौजूदगी में हम यूट्यूब पे जाएं। हम टैक्स देते हैं पीटीवी को, हर शख्स जो कि बिजली लेता है इस मुल्क में या जिसके पास टीवी है वो टैक्स देता है। मेरे ख्याल में उन पैसों से और कुछ ना करें, आप बच्चों के प्रोग्राम करें, दैट्स इट। एक जिम्मेवारी कबूल कर लें। और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका पीटीवी वर्ल्ड है, वो नशर कर सकते हैं दुनिया भर के लिए, और उसमें कोई मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। फारूक कैसर मौजूद हैं, अरशद मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग हैं, और सूफी तबस्सुम हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी बातें पढ़ी जाएंगी और गाई जाएंगी और बच्चों के कानों में रस भरेंगी, खोलेंगी। जब वो कहते हैं कि अजरा की गुड़िया सोई हुई है, घंटी बजाओ उसको जुगाओ, तौबा है मेरी मैं ना जगाऊं, वो रो पड़ेगी मुझसे लड़ेगी। तो जितने इतनी मजे मजे की बातें हो सकती हैं, तो क्यों हम कहीं और जाएं? क्यों ना खुद एक चैनल बच्चों के लिए हो, कोई 1 घंटा बच्चों के लिए हो। ज्यादा बच्चे जो हैं वो लालच नहीं करते, उनको इतना ही दे दें, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी खिदमत अगली नस्ल के लिए क्या हो सकती है। बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोगों का, आपकी तशरीफ आवरी का, और जितने लोग देख रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू अलीम, थैंक यू स्पेशली मैम हाशमी और अरशद महमूद साहब, और जितनी भी टीम है वॉलंटियर्स की, जॉय ऑफ उर्दू की, who help to make, who are in the background and you don't see them but they make this happen. Thank you to all of them, and to anyone who wants to join us, we're on all the social media platforms. Please do, and we hope to see you again on one of our other online sessions. बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। Thank you so much. खुदा हाफिज़। सुनो गपशप, सुनो गपशप के नाव में नदी डूब चली, नाव में नदी डूब चली।